सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विविधकर का मान है। यानी हमें बताना है कि विविधकर का मान क्या होगा। विविधकर को एक और नाम से जानते हैं विवेचक। विविधकर को ही विवेचक कहा जाता है। विविधकर हमें ज्ञात करना है, यानी विवेचक को सूचित किया जाता है डी से। तो डी का हमारा सूत्र होता है d = p² - 4ac। इसी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। एंड डी का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसमें हमें बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और सी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो इसमें से हम ए, बी और सी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एस स्क्वायर के जो पास होता है गुणांक होता है वह होता है ए का वैल्यू, जो एस के गुणांक होता है वह होता है बी का वैल्यू, और जो बिना एक्स वाला होता है वो होता है हमारा सी का वैल्यू, यानी जो बिना चर वाला होता है वो होता है सी का वैल्यू। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे = यहाँ पर है बी का स्क्वायर। तो बी में हमारा कितना है, बी है यहाँ पर हमारा -5। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 4 तो 4 लिखेंगे। उसके बाद है ए और सी। ए कितना, इसमें हमारा ए है 3 तो लिख देंगे हम 3 इंटू, और सी इसमें हमारा है 2 तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे = यहाँ पर हो जाएगा 25 से माइनस से इसको गुना करेंगे, यानी 4 × 12, 12 दूनी 24 से यह हो गया 24, और इसको माइनस करेंगे d = यह हो जाएगा d = 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 1, यानी विविधकर या विवेचक का मान आ गया हमें 1। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1। आपको विवेचक भी पूछा होता तो आपको इसी तरह निकालना पड़ता, क्योंकि विवेचक और विविधकर दोनों एक ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है AP 10 6 2 -2 और -6। यह हमारा AP दिया हुआ है और इसका बोल रहा है का सार्वअंतर होगा, यानी हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर को हम लोग लिखते हैं D। तो डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वअंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 - A1। आप दूसरा भी सूत्र लिख सकते हैं। कैसे दूसरा सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर आप A3 लिख दीजिएगा तो इससे कम एक यहाँ पर लिख दीजिए, यानी A2 भी लिख सकते हैं। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं A3 - इससे एक कम A2, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, या आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं A4 माइनस और A4 से एक कम, यानी A3। ये जो हमारा है वह पद है, यानी यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है तो तीसरा पद है, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है तो ये दूसरा पद है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर है A2 यानी दूसरा पद। दूसरा पद यह है हमारा पहला पद है, जो 2 नंबर पर है वह है दूसरा पद, जो 3 नंबर पर है वह है तीसरा पद। तो दूसरा पद इसमें हमारा कितना, इसमें है हमारा 6 तो लिख देंगे 6। उसके बाद है माइनस तो लिख देंगे माइनस से, और यहाँ पर है A1 मतलब पहला पद, 1 मतलब पहला पद, पहला पद है इसमें हमारा 10 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -4। डी का वैल्यू हो गया -4, यानी सार्वअंतर का वैल्यू हो गया -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी -4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वअंतर होगा। यहाँ पर भी हमें D का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर AP का सीरीज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य पद। सामान्य पद को कैसे लिखते हैं, an को कहते हैं सामान्य पद। an = दिया हुआ है 3n और +5 है। तो हमें D निकालने के लिए क्या चाहिए, D को निकालने के लिए हमें चाहिए A2 और -A1 चाहिए, यानी A के बेस में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू पहले 2 रख कर निकालते हैं। A2 = हो जाएगा 3, n जब हमने यहाँ पर 2 रखा है तो लिख देंगे 2 और +5। इसको ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 को जोड़ेंगे तो ये होगा 11, यानी A2 हो गया हमारा 11। उसके बाद हमें A1 को ज्ञात करना है, तो A1 ज्ञात करते हैं A1, यानी n के जगह हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5 है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो यानी 3 1 जब 3 हो जाएगा, और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी A1 का वैल्यू हो गया 8
और A2 का वैल्यू हो गया 11। यहाँ पर रखते हैं हम A2 की जगह पर 11, माइनस है तो माइनस से, और A1 की जगह पर लिखते हैं 8। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है एपी या एपी का सीरीज दिया हुआ है का 30वां पद, यानी 30वां पद क्या होगा? 30वां पद बोला है यानी हमें ए 30 निकालना है, यानी यह कितना होगा? तो इसका हमारा सूत्र हम जानते हैं होता है ए प्लस है, यहाँ पर है 30, इससे एक कम लिख देते हैं यानी 29 है, उसके साथ हम डी लगा देते हैं, यही हो जाता है हमारा सूत्र। अगर यहाँ पर 15वां पद कहा होता तो लिख देते ए प्लस 15 से एक कम 14 डी, यानी जितना यहाँ पर रहता है उससे एक कम डी के साथ लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं माने यहाँ पर ए का वैल्यू, ए कौन होता है? ए होता है हमारा पहला पद। पहला पद कौन है इसमें? जो पहले आया है वह पहला पद, यानी यहाँ पर है 10, तो लिख देंगे 10 से, यहाँ पर है प्लस तो प्लस है, उसके बाद है 29 तो लिख देंगे 29 से, बीच में छिपा हुआ है गुना, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी। तो डी क्या होता है? डी होता है हमारा सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद है माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है इसमें? 7 है, तो लिख देंगे 7 है, माइनस A1 मतलब पहला पद यानी 10। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, यानी यहाँ पर हम डी के जवाब लिख देंगे -3। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे प्लस से, यह दोनों गुना में है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 29 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 है, और चिन्ह गुना करेंगे तो यह है प्लस में और यह है माइनस में, प्लस माइनस माइनस। जब इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -77, यानी 30वां पद हो गया कितना? -77। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, उसके भुजाओं का अनुपात दे दिया है। तो पूछ रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, उस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है क्या होता है। तो हमने 6 चैप्टर में एक पद में पढ़ा हुआ था कि किसी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो मान लेते हैं एक हमारा त्रिभुज दिया हुआ ABC, और एक हम त्रिभुज मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं हम DEF है, और इसका अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पर हम लेते हैं एरिया ऑफ ABC, और यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ DEF। तो यह हमारा प्रमेय कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यह हो गया अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो इसमें भुजा ले लेते हैं, इसमें भुजा ले लेते हैं AB, और इसमें हम भुजा ले लेते हैं DE। इसके क्या हो जाएगा? इसके वर्गों का अनुपात होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर जो 4:9 दिया हुआ है वह भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी पहले त्रिभुज का भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज का भुजा। तो पहले त्रिभुज का भुजा कितना है? 4 है, अपॉन दूसरे त्रिभुज का भुजा कितना है? 9। तो यहाँ पर हम देंगे 9, और यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी 16 अपॉन कितना हो जाएगा? 9×9=81, यह कितना हो गया? 16/81, यानी 16:81। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 16:81। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग की यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समरूप है, यानी यह दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, और BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और DE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही क्षेत्रफल ABC का दे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें निकालना है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसके पीछे हम लोग एक प्रमेय देखे हुए थे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना प्रमेय को लिख लिया। यहाँ पर हमने लिखा है BC/DE का स्क्वायर। आप यहाँ पर AB या BD भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर BC दिया हुआ है और D दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर BC/D लिखा है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि यह लिखे हैं एरिया ABC, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है ABC का कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिलते हैं 64 है अपॉन, और नीचे है एरिया BDE। तो इसका तो निकालना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ BD और E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है BC और अपॉन DE, यानी BC का भी स्क्वायर है। तो BC कितना है हमारा? BC है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 अपॉन
और यह जो स्क्वायर दिया हुआ है वह डी पर भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो डी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 50, 25 से। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, यानी एरिया ऑफ ए बी डी ई गुना 16 बराबर हो जाएगा कितना। फिर इस 25 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 64 है गुने 25 से। और यह जो 16 दिया हुआ है वह हमारा गुना में है, और इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा डिवाइड में, यानी इस 16 से यह 64 कर जाएगा 4 बार में। उसके बाद एरिया ऑफ ए बी डी ई कितना बच जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू यह हो गया 25 से, और गुने बचा है 4, यानी 25 का कितना हो जाएगा 100। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 100। यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। पाद यानी चतुर्थांश को ही पाद बोल सकते हैं, यानी बताना है कि -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम जानते हैं कि यह हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, और यहाँ पर आता है पहला, यानी इसमें होता है प्लस है और प्लस है, और इसमें आता है माइनस प्लस है, और इसमें दोनों में माइनस आता है, और यहाँ पर आता है प्लस है माइनस है। तो यह होगा हमारा पहला चतुर्थांश है, यह होता है दूसरा होता है, यह होता है तीसरा, और यह होता है चौथा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर है एक से पहले किस चीज़ में, पहले यहाँ पर है माइनस है, तो यहाँ पर है माइनस है, और यह 3 कंची में, यह है प्लस में। ये माइनस प्लस किस में आता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माइनस प्लस 2 में आता है। तो यह किस पाद में स्थित है, तो यह है द्वितीय पाद में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है, यानी हमें बताना है कि इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू मूल बिंदु से होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू रखते हैं रूट अंडर है, यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर। एक्स कौन होता है, पहले वाला होता है एक्स है, और दूसरे वाला होता है वाई। तो यहाँ पर एक्स कितना है -3, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9। -9 नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाता है प्लस में। यह हो गया 9 प्लस है, यहाँ पर है वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको हम ऐड करेंगे तो रूट का रूट है, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। यह हो गया हमारा वाई अक्ष है, यह हो गया हमारा एक्स अक्ष, यानी इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पर एक्स का भी 0 है और वाई का भी निर्देशांक 0 है, यानी यह हो गया 0,0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, यानी हमें बताना है कि वाई अक्ष से बिंदु यह जो दिया हुआ है उसकी दूरी कितना होगी। तो यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स का बिंदु होता है। वाई अक्ष से दूरी एक्स का बिंदु होता है, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई का बिंदु होता है। तो यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष से दूरी, तो यह कौन हो जाएगा, एक्स का बिंदु हो जाएगा। तो एक्स का बिंदु कितना है, यह होता है पहला होता है एक्स वाला, और दूसरा होता है वाई वाला। तो एक्स वाला कितना है, यहाँ पर है 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर पूछा होता एक्स अक्ष से तो कौन हो जाता, एक्स अक्ष से पूछा होता तो वाई वाला हो जाता, तो वाई होता 5। लेकिन यहाँ पर पूछा है वाई अक्ष से, इसलिए हमारा एक्स वाला निर्देशांक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु, यह हमारा बिंदु दिया हुआ है इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु से दूरी होता है वह होता है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी नहीं पूछा है, यह बिंदु और बिंदु के बीच का दूरी पूछा है, यानी एक और बिंदु दिया हुआ है और एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी पूछा है। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 है माइनस x2 का स्क्वायर है
और यहाँ पर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है तो दोनों बात बराबर हुआ। प्लस से यहाँ पर होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यह हो गया हमारी दूरी का सूत्र इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है x1 माइनस x2, x1 यह हो गया x1 का वैल्यू -1 और x2 हो गया -5 है। पहला होता है x वाला, तो x1 कितना है -1 है और यहाँ पर है x2 कितना है -5 है, इसका -5 पे और इस फॉर्मूले का -5 भी, तो यह हो जाएगा प्लस है 5 का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर y1, तो y1 कितना है हमारा 3 है तो लिख देते हैं 3 माइनस यहाँ पर y2 कितना है हमारा 7 है तो लिख देते हैं 7 है, यहाँ पर स्क्वायर तो लिख देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं रूट अंडर, यहाँ पर है माइनस में 1 है और 5 है प्लस में, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 है और 4 का यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 प्लस है, उसी तरह यहाँ पर 3 है माइनस 7, इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 32 से, तो रूट के अंदर जो आता है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल हमें 32 का तो मालूम नहीं है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम 32 का एलसीएम निकालते हैं, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिख देते हैं पहले और एलसीएम निकालते हैं। 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 का ये हो गया हमारा एलसीएम। और जो एलसीएम निकालने के बाद हम दो का जोड़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 का जोड़ लग गया और यहाँ पर भी 2 का जोड़ लग गया और रूट के अंदर यह जोड़ नहीं लग रहा है, रूट का अंदर बच जाएगा 2 और यहाँ से एक यह 2 निकल जाएगा बाहर और एक यह 2 निकल जाएगा बाहर, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन इसका कट हो जाएगा 4 रूट 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 रूट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 3/2, यह एक सीरीज दिया हुआ है और हमें बताना है कि पदांतर मतलब इन दोनों के बीच की अंतर कितना है। पदांतर को आप लोग सारवंतर भी कह सकते हैं, तो सारवंतर को लिखते हैं डी। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वैसे हम लोग सारवंतर निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा पद कौन है, पहला होता है पहला पद, दूसरा होता है दूसरा पद, तीसरा होता है तीसरा पद। तो यहाँ पर हमें लिखना है दूसरा पद कितना है 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, फॉर्मूला में है माइनस तो लिखते हैं माइनस, यहाँ पर a1 यानी a1 मतलब पहला पद कितना है 3/2, तो लिखते हैं 3/2। तो यहाँ पर हमें भिन्न का घटाव बनाएंगे, यानी 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3, तो इसको माइनस करेंगे तो यानी 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी -1। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा -1। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए x - 1 है बहुपद, यह जो बहुपद दिया हुआ है का गुणनखंड है, यानी यह जो x - 1 है वह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड दिया हुआ है। तो हम बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा, यानी x - 1 है जो इसका गुणनखंड दिया हुआ है, तो गुणनखंड से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो जाएगा x = 1। इस गुणनखंड से हमने एक शून्य निकाल लिया, x = 1, और उसके बाद हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, यानी यह हमारा px दिया हुआ है x² माइनस 12x प्लस के, और यहाँ पर x बराबर 1 लिखेंगे तो यह पूरा हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि शून्य है तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर, x कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने 1 निकाला है, माइनस है 12x यानी 12 गुने 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 और प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -11 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम 11 को इक्वल उस पर भेजेंगे तो यह हो जाएगा के इज इक्वल टू 11 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यह है माइनस में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 11। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।